हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे बायोलॉजी के मेंटर प्रेम सर और केमिस्ट्री के मेंटर अश्विनी सर। तो मैं आपको जो है यहाँ पे आज इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ जो 11th की तैयारी कर रहे हैं और 11th के साथ साथ जेई और नीट का भी तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल के माध्यम से इन कोर्सों का जो है टीचर के माध्यम से सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। वो ये है कि केमिस्ट्री में जैसा सुनी सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केमिस्ट्री में ये आपको वो गाइड करेंगे कि बच्चों को क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहिए पूरे सालों भर, कि अगर वो 11th में है तो फिजिकल को, ऑर्गेनिक को और जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसमें बच्चों का क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि केमिस्ट्री में उनको काफ़ी इंटरेस्ट आए पढ़ने के लिए। सिलेबस से उनको ये न लगे कि सिलेबस बहुत टफ है, उनको सिलेबस में इंटरेस्ट आए और जो उनका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा परफॉर्मेंस इस तरह का होना चाहिए, वो उसको कैसे मेंटेन करे और कैसे उस पर रिजल्ट वो बिल्डअप करे। तो इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको अश्विनी सर गाइड करेंगे। थैंक यू। चलिए, गुड इवनिंग किशोर सर। आपने बहुत अच्छा सवाल किया बच्चों के लिए, और फेवर में हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं आए दिन हमेशा। बच्चे लोग, आप लोग इस बात को ध्यान देंगे कि जब आप केमिस्ट्री को आप रिवीजन करते हैं, जब आपका फाइनल कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक रिवीजन का स्ट्रेटजी बनाना होता है कि किस तरह से हम फिजिकल पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, किस तरह से इनऑर्गेनिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें, इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करें। तब पहला मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप उस केमिस्ट्री को 3 जोन में बांटें, और उस चीज़ के लिए आप पहले से जो भी आपका टेस्ट सीरीज है उसको जब आप अटेंड करते हैं, या फिर हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आप जब मेंटेन करते हैं नीट के लिए या फिर हमारे आईआईटी मेन एडवांस के लिए, तो जब पीवाईक्यू क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखिए कि कौन सा चैप्टर मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज चैप्टर रख रहा है और सबसे ज़्यादा हर साल किस एग्जाम में किस पोर्शन से पूछा गया है। तो पहले आप उसका एक डायरी मेंटेन कर लीजिए कि हमें ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो ऑर्गेनिक को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और उसके बाद फिजिकल इनऑर्गेनिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन तो आप उसको फिजिकल केमिस्ट्री का भी आप सेकंड पॉइंट पे रखेंगे। और थर्ड पॉइंट जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है, वो बच्चे लोग यदि उसके जो ट्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे जो पेरियोडिसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, या फिर केमिकल बॉन्डिंग जैसा जो चैप्टर है आपका, तो और आपका जो कुछ पेरियोडिसिटी है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, उस चैप्टर को तो हमेशा आप कमांड रखेंगे। कुछ पी ब्लॉक का पोर्शन, कुछ डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कि काफ़ी आप रिमेम्बरेबल चैप्टर है, जिसको आप रिमेंबर करके आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं, गुड मार्क्स के साथ सिक्योर कर सकते हैं। तो उसको आप थर्ड पैदान पे रखेंगे। तो पहला हमें दिमाग में लेना है कि जो ऑर्गेनिक आप पढ़ते हैं तो आज पढ़ते हैं, कल आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आज मैंने पढ़ा और कल मैंने भूल गया। और जब मैं क्वेश्चन के थ्रू जाता हूँ तो जो मुझे क्वेश्चंस मैंने कल पढ़ा था, जिस कंपाउंड के बारे में लिया था, वो कंपाउंड कहीं हटके है। तो यहाँ पर वो चीज़ आप थोड़ा कंफ्यूज करते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा ही बेवफा सब्जेक्ट है जो कि आज पढ़ा तो कल सफा। लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है, ऑर्गेनिक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, खास करके केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसको आप डेली रिवीजन में लें। आपके उसके जो मैकेनिज्म्स है उसको ध्यान में रखें, उनके जो नेमिंग रिएक्शंस है उसको एनी टाइम आप टिप ऑफ टंग रखें, और उनके जो कुछ आपके जीओसी पोर्शन है, जो कि आप जैसे रिएजेंट्स का ख्याल आपको होना चाहिए, आपके इंटरमीडिएट्स का ख्याल होना चाहिए, और खास करके कुछ ऐसे हमारे जो रेडिकल्स है उसके बारे में ख्याल रखना होना चाहिए, और साथ ही साथ रिएक्शन मैकेनिज्म का तो पूरा ख्याल आपको दिमाग में रखना होगा कि जब जीओसी को आप स्ट्रॉन्ग बना के चलते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बना के चलते हैं, तो आप थॉरोली, चाहे वो 11 का चैप्टर हो या 12 का चैप्टर हो, आपके लिए ऑर्गेनिक काफ़ी आसान होने वाला है। तो इन 3 चीज़ पर आप फोकस रखेंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले जो सेकंड पादान में मैंने बोला था कि फिजिकल केमिस्ट्री को आप जब रखें तो आप उसके पूरे हर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेज हैं उस फॉर्मूले को टिप ऑफ टंग रखें, और उस फार्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू में मिलते हैं तो उस पर आप प्रैक्टिसिंग करें। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिसिंग विल मेक यू सक्सेस। और उसके साथ साथ जब आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करने चलते हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि लास्ट के जो 3 मंथ्स एंड 4 मंथ्स जो बच्चे लोग लेबर करते हैं, वो लेबर उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो आप अपने जितने भी वेटेज चैप्टर्स आपने पढ़ा पूरे असेसमेंट में, पूरे साल में, तो रिवीजन के दौरान उस वेटेज चैप्टर को आप 8 घंटे
यानी कि 24 घंटे में 8 घंटे ही आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है, 8 घंटे खुद एनालिसिस पे ध्यान देना है, यानी 16 घंटे आपके पर डे का आपका लगना चाहिए और 8 घंटे आपको रेस्ट के लिए समय चाहिए। 8 घंटे जो आपका सेल्फ स्टडी, ये मैंने बताया कि जो जो आपने वेटेज चैप्टर लिया उसको आप रिकैप कीजिए। रिकैप कि हमने क्या पढ़ा है उसका एक सम नोटवर्थी पॉइंट्स तैयार कीजिए। एक पेज में जैसे एक चैप्टर उड़ गया, दूसरे पेज में एक चैप्टर उड़ गया, तीसरे पेज में एक चैप्टर उड़ गया, जो मेन पॉइंट है कीवर्ड्स उसका निकालिए और उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस कितने बार पूछा है पीवाईक्यू क्वेश्चंस में 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, उस क्वेश्चन पे आप फोकस करें, रेगुलराइज रहें। तो ये चीज करते रहेंगे आप 8 घंटे अपना सेल्फ स्टडी में, जो मॉड्यूल का सहारा ले, नोट्स का सहारा ले, जो हम लोगों ने आपको डीपीपी प्रोवाइड किया है, जो सीपीपी प्रोवाइड करते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस को आप कलेक्ट कीजिए और उसको आप प्रैक्टिसिंग में लीजिए। और 8 घंटे में आपका जो 3 घंटा जो भी होता है अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे हमने इन नीट वाले बच्चे हैं तो आप मेडिकल के लिए ध्यान दे रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी का भी देखना है, फिजिक्स का भी देखना है और केमिस्ट्री का भी देखना है। तो उस 8 घंटे में अपने खुद को एनालिसिस कीजिए कि हमें कौन कौन से वेटेज चैप्टर बायोलॉजी में आ रहे हैं, कौन कौन से फिजिक्स में आ रहे हैं, कौन कौन से केमिस्ट्री में आ रहे हैं। तो इस वेटेज चैप्टर को ध्यान में रखते हुए आप उसको 3 घंटे का अपने लिए असेसमेंट का टाइम लगाइए, जो आपका टेस्ट होगा, पर डे का टेस्ट होना चाहिए। और 3 घंटा जो आपने डिफॉल्ट किया, क्वेश्चन में लैग किया, कहाँ आपका नेगेटिव जा रहा है, उस क्वेश्चन के लिए फिर से रिवीजन में डालिए और अपने मॉड्यूल का सहारा लीजिए, अपने नोट्स का सहारा लीजिए। प्लस एनसीईआरटी बुक को तो आप छोड़िए मत, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन नीट का सबसे प्रायर क्वेश्चन होता है, टॉपिक। थैंक यू अश्विनी सर, आपने बहुत वैल्यूबल सजेशन दिया है बच्चों को। ऑब्वियसली अगर बच्चे इनको फॉलो करते हैं तो उनका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। इस चीज़ को अगर वो अपने लाइफ में आने वाले टाइम में, इस साल क्लास 11th में अगर है तो उनको ये चीज़ फॉलो करना चाहिए ऑब्वियसली। अब अगला सवाल यही रहेगा प्रेम सर से। प्रेम सर आपको ये बताएंगे कि 11th के बायोलॉजी को बच्चा, क्योंकि बायोलॉजी जो भी नीट का तैयारी कर रहा है उसी के बच्चे के लिए होगा, और जिनका बायो बैकग्राउंड है 11th 12 बोर्ड के लिए वो करना चाह रहे हैं, तो बायोलॉजी को 11th में वो किस तरह से तैयार करे, क्या स्ट्रैटेजी रखे, क्योंकि बायो जो है ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा नीट के बच्चों के लिए, और उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए पूरे साल कि उसको बायो इंटरेस्टिंग भी लगे, उसको बायो समझ में भी आए, और बायो के जो टर्म्स हैं उसको वो रिटेन कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। जब भी वो टेस्ट दे तो टेस्ट में उनका कैसे बेटर परफॉर्मेंस हो, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे प्रकाश सर। धन्यवाद किशोर सर। जहाँ तक 11th के सिलेबस का सवाल है, 2 तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। एक तो जो बिहार बोर्ड है उनके, और दूसरा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे। जो बिहार बोर्ड से बच्चे आते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि वो अपना वर्ड पावर पहले इंक्रीज करें, क्योंकि एनसीईआरटी को अपना बेस बनाए और हर पेज का हर लाइन इट इज कम्प्लीटली रिटेन इन डिफरेंट वर्ड्स। तो आप देखेंगे कि इसमें कठिन नए नए शब्द आ रहे हैं। तो एक मेरा सजेशन है कि जो लर्नर है वो उन शब्दों का एक नोट पहले बनाए एनसीईआरटी पढ़कर, कि जो उसमें शब्द बार बार आ रहे हैं उनका अर्थ उनको पता होना चाहिए, जिससे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बनेगी। और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो तब पढ़ने में ज़्यादा आनंद आएगा। समस्या यहीं से शुरू होती है कि शब्द का अर्थ ही पता नहीं है तो पढ़ने में ही समझ नहीं आएगा। जब पढ़ने में ही समझ नहीं आएगा तो आप पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहला जो है, बिहार बोर्ड वाले अपना वर्ड ग्लोसरी डिक्शनरी इंक्रीज करें और एनसीईआरटी को पढ़ें 1 बार 2 बार 12। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये आसान होता है कि उनकी इंग्लिश और शब्द का जो डिक्शनरी है, वर्ड पावर उनका स्ट्रांग होता है, तो उनको थोड़ी सहूलियत होती है। लेकिन पढ़ना तो दोनों को है, या एक बार में पढ़ के याद कर ले, तो बिहार बोर्ड वाले को 2 बार पढ़ना होगा। बट पढ़ना तो है, और पढ़ेंगे कैसे? तो जैसे यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लाइफ। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में 4 छोटे छोटे चैप्टर। पहला चैप्टर टैक्सोनॉमी की बात करता है कि व्हाई क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट,
how classification it made, who are the founder of the classification, how many kingdoms are there, how the plant and animal are put into the different kingdom. So basically there are two types of kingdom, animal kingdom and plant kingdom. After that there are 7 categories which has been made. तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप मदद ले सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उस हिसाब से आप इस चैप्टर पर एक कमांड प्राप्त कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आप। यूनिट 2 एनाटॉमी है, प्लांट एज वेल एज एनिमल की आंतरिक संरचना कैसी है, प्लांट्स टिश्यू के, सेल कैसा है, उसमें सेल वॉल कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे है, दिखता कैसा है, रूट का, लीफ का, स्टेम का। सेम सेकेंड चैप्टर में एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे। थर्ड चैप्टर है सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री। तो दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर द school examination, board examination as well as the NEET examination. After that 4 unit, it comprises also 3 chapters, that is plant physiology कि प्लांट में रूट से शूट लीफ तक कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे होता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है, जो लीफ में बनता है रूट तक कैसे जाता है। द लास्ट यूनिट ऑफ 11th क्लास इज एनिमल। तो ठीक है प्रेम सर, जैसा कि आपने बताया कि जो बायो में बच्चे हैं काफ़ी डिटेल आप एनालिसिस कर दिए बच्चों के लिए। ये चीज़ तो हम लोग क्लास में करेंगे। मेन चीज़ है कि बच्चों को ये बताना है हम लोगों को जो 11th में क्या स्ट्रेटजी रखा जाए सो दैट ही दे कैन परफॉर्म बेटर इन क्लास ऑल्सो एज वेल एज देयर टेस्ट स्कूल एग्जाम ऑल्सो। सो ये चीज़ के लिए जैसा कि अभी प्रेम सर ने आपको बताया है, इन चीज़ों को आप फॉलो करें और जाहिर सी बात है आपका इम्प्रूवमेंट तय है। और जो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका बच रहा है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में 11th में आप देखें कि मैकेनिक्स जो है काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, जो कि आपको 11th के साथ साथ 12 में भी रोल प्ले करेगा। बहुत सारे ऐसे चैप्टर 12 में हमें मिलेंगे जिसमें कि मैकेनिक्स का काफ़ी यूज़ होगा। तो अगर हमारे टूल्स पहले के जो 11th के हैं वो अगर तैयार हैं तो 12 में भी मुझे बेनिफिट मिल जाएगा उसका, 11th में तो होना ही है। तो ऑब्वियसली 11th में मैकेनिक्स 1 and 2 चैप्टर है, 2 पार्ट सेगमेंट होगा जिसमें कि बहुत सारे चैप्टर आपके आ जाएंगे। शुरुआत से आप जो है यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, देन यू हैव वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, देन यू हैव रोटेशनल कोलिजन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, हीट वेव, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और SHM। तो ये सारे चैप्टर लगभग मैंने नेम लिए हैं जिसमें कि कोई चैप्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का तो मुझे पूरा चैप्टर को देखना होगा, पूरे कंसेप्ट को लर्न आउट करना होगा। कोई और वे आउट नहीं है कि मैं किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंट मानूं, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं मानूं, क्योंकि आपकी ये रेस जो है ये आने वाले टाइम में आपको जेईई या नीट में लेके जाएगी। तो अगर हम पहले से ही उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे तो वो मुझे काम आसान होगा आगे के लिए, आगे का रास्ता हमारा क्लियर होते जाएगा। अगर हम पहले ही किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बनेंगे, किसी को नॉन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये करियर है, ये आपका सिलेबस है जिसमें हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, हर पार्ट में आपको इक्वल वेटेज देना है, इक्वल इफिशिएंट होना है, इक्वल उसमें टाइम स्पेंड करना है कि हमें इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का स्किल कैसे डेवलप हो, हमारा लर्निंग कैसे बेटर से बेटर हो, सो दैट कि जो भी टेस्ट मुझे पूछा जाएगा, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अगर हमारा प्रैक्टिस क्लियर है तो हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ को हम जान रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा वीडियो हो सकता है जो बच्चे 11th के प्रिपरेशन में जूझ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको बस आगे आना है, उनको उन चीज़ों को फेस करना है, उन चीज़ों से भागना नहीं है। उस चीज़ के लिए वो अपने मेंटर से गाइड लें और जहाँ पे मुश्किलें आती है क्लास को 100% फॉलो करें।
जो उनको होमवर्क दिया जाता है उसमें वो कोपअप करें, हमेशा अपने आप को आगे लाने के लिए। कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो है ये पॉडकास्ट हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।